टिश्यू असल में है क्या? हम हमेशा कोशिका यानी सेल के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऊतक कहाँ फिट होता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊतक मतलब सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक विशेषज्ञ टीम है। विशेषज्ञ टीम। हाँ, सबसे छोटी इकाई तो कोशिका ही है, लेकिन जब कई एक जैसी कोशिकाएं एक खास काम करने के लिए एक साथ आती हैं, तो वो ऊतक बनाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का स्पेशलाइजेशन है। हाँ, मतलब कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, जैसे हमारा पेट या दिल। बिल्कुल। और ऊतकों के समूह से अंग बनता है, फिर अंग तंत्र और उसे पूरा शरीर। और ऊतक के इसी अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी। और ये शब्द टिश्यू, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? टिश्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, बिशॉक, उन्होंने किया था। लेकिन हिस्टोलॉजी की जो शुरुआत है, उसका श्रेय इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मैलपिघी को जाता है। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए, तो हो गई इसकी बुनियाद। अब इसे और गहराई से समझते हैं। जंतु ऊतक ये कितने प्रकार के होते हैं? मोटे तौर पर देखें तो जंतु ऊतक 4 मुख्य प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के? हाँ, पहला है उपकला ऊतक, मतलब एपिथेलियल टिश्यू। ये शरीर की बाहरी और भीतरी परत बनाता है। ठीक है। दूसरा है पेशी ऊतक, यानी मस्कुलर टिश्यू, जिससे मांसपेशियां बनती हैं और गति होती है। तीसरा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ये संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। और चौथा? और चौथा है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम है शरीर के अलग अलग अंगों को, आप कह सकती हैं, जोड़ने का। अच्छा, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले उपकला ऊतक, आपने कहा ये परत बनाता है। हाँ। तो इसका मुख्य काम क्या हुआ? सुरक्षा देना? बिल्कुल, इसका मुख्य काम है शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा देना। हमारी जो त्वचा है वो इसी ऊतक से बनी है। ओह, तो हमारी स्किन। हाँ, यह हमें चोटों से बचाता है, शरीर को एक तरह से सुंदरता देता है और ठंड से भी बचाता है। और जब इस ऊतक में कमी होने लगती है तो झुर्रियां पड़ने लगती हैं। दिलचस्प है। तो क्या ये हर जगह एक जैसा होता है? मतलब त्वचा पर और शरीर के अंदर भी? नहीं, यहीं पर इसका वर्गीकरण आता है। कोशिकाओं के आकार के आधार पर इसके भी 4 मुख्य प्रकार हैं। अच्छा। पहला है सरल शल्की उपकला। इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। यह हमारी त्वचा की बाहरी सतह, रक्त नलिकाओं और जो फेफड़ों के वायुकोश हैं वहां पाया जाता है। चपटा, ताकि चीजें आसानी से आर पार जा सकें। बिल्कुल सही। गैसों का आदान प्रदान आसान हो जाता है। फिर आता है स्तरित उपकला। इसमें कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। ये त्वचा को कटने फटने से बचाती है। एक मोटी दीवार की तरह। हाँ, कह सकते हैं। तीसरा है घनाकार उपकला। इसकी कोशिकाएं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, घन के आकार की होती हैं। और इसका काम? इसका मुख्य काम है स्राव और अवशोषण, जैसे हमारी लार ग्रंथियों में या गुर्दे की नलिकाओं में। ठीक है। और चौथा? चौथा है स्तंभाकार उपकला। इसकी कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं, स्तंभ जैसी। ये हमारे आंतों की अंदरूनी परत में पाया जाता है, जहां उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ये हो गया उपकला ऊतक। अब आते हैं पेशी ऊतक पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका संबंध तो मांसपेशियों से ही होगा। एकदम सही। ये ऊतक लंबी और पतली कोशिकाओं से बना होता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां बनाती हैं। इनमें एक खास तरह का प्रोटीन होता है। प्रोटीन? हाँ, संकुचनशील प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसी के कारण हम अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ और फैला सकते हैं, जिससे गति होती है। तो क्या हम अपनी सभी मांसपेशियों को अपनी मर्जी से हिला सकते हैं? मेरा मतलब, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, क्या पेट की मांसपेशियों को भी वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, और इसी आधार पर पेशी ऊतक 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के? हाँ, पहली है रेखीय या स्वैच्छिक पेशी। ये वो हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं और जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हाथ, पैर और गर्दन की मांसपेशियां। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स। और दूसरी हैं अरेखीय या अस्वैच्छिक पेशी। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के भीतरी अंगों में होती हैं, जैसे आहार नली और आमाशय। वहां भोजन अपने आप पचता है, हमें सोचना नहीं पड़ता। और एक दिल भी तो है, वो भी तो एक पेशी है, पर वो हमारी मर्जी से नहीं धड़कता। तो वो क्या अस्वैच्छिक है? हाँ, लेकिन वो एक तीसरी बहुत खास कैटेगरी में आता है, हृदय पेशी या कार्डियक मसल। यह सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है और ये भी अस्वैच्छिक ही होती है। मतलब हमारा दिल हमारी मर्जी से नहीं धड़कता। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अगला है तंत्रिका ऊतक। ये तो शरीर के कम्युनिकेशन सिस्टम जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
ये हमारे शरीर का कह सकते हैं वायरिंग सिस्टम है। ये ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। और इसका काम? इसका काम है संवेदनाओं को, जैसे दर्द या स्पर्श, को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बहुत तेजी से पहुंचाना। और इसकी जो कोशिका होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं, वही इसकी मुख्य इकाई है। न्यूरॉन, समझ गई। और अब आते हैं आखिरी वाले पर, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? इसका काम, जैसा नाम से पता चल रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ना है। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, गोंद है जो शरीर को एक साथ रखता है। गोंद? इसके कुछ उदाहरण देंगे? क्या हड्डियां भी इसी में आती हैं? हाँ, हड्डियां इसका सबसे अच्छा और सबसे ठोस उदाहरण है। अच्छा। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं, जैसे अस्थि यानी बोन। ये शरीर को सहारा और सुरक्षा देती है। इसकी कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोसाइट, ठीक है। फिर है उपास्थि यानी कार्टिलेज। ये एक नरम हड्डी जैसी होती है जो जोड़ों को चिकना बनाती है। ये हमारे कान और नाक के ऊपरी हिस्से में भी पाई जाती है। अच्छा, जो नरम हिस्सा है। हाँ, और इसकी कोशिका को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ठीक है। एक और कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो है टेंडन और लिगामेंट में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दोनों ही संयोजी ऊतक हैं। देखिए, टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी से हड्डी? हाँ, और लिगामेंट वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। इसे याद रखना आसान है, लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। और कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो शायद सबसे अनोखा है, वो है रक्त। खून? खून एक संयोजी ऊतक है। हाँ, रक्त एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। ये भी तो पूरे शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाकर उन्हें जोड़ता ही है।